हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। उसमें हमने देखा था कि रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमने लास्ट मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया। न्यूटन के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, m यानी मास, v यानी वेलोसिटी। और न्यूटन के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसमें रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और जो मोशन में ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। और एक हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, कौन सा? F इज इक्वल टू एम ए। इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। मैंने आपको पहले तो बता दिया है कि F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन F इज इक्वल टू एम ए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की मदद से उसको प्रूव करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसकी थियरी एग्जाम में 100% होती है। ओके, तो जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए को हमें प्रूव करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन का, उसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में एग्जाम में स्टेटमेंट 100% पूछते हैं। या तो फर्स्ट लॉ का पूछेंगे, या सेकेंड लॉ का, या थर्ड लॉ का। ध्यान से देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो बिल्कुल लॉ ऑफ मोमेंटम पर है। मोमेंटम हमने सीखा, उसी पर न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो ध्यान से देखो क्या बता रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आएगा, ओके, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर जो भी चेंज आएगा, मोमेंटम आपने समझ लिया है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर जो भी चेंज आएगा, जिस रेट से आएगा, चेंज आएगा लेकिन रेट यानी यहां पर हम टाइम के लिए लेते हैं, कितने टाइम में। तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आएगा, जिस रेट से आएगा, वो किस पर डिपेंडेंट करता है? फोर्स पर। कौन से फोर्स पर? अनबैलेंस्ड फोर्स पर। अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने बताया था आपको कि दोनों तरफ से अगर फोर्स लगता है, इस तरफ से 100 न्यूटन लगता है, इस तरफ से 80 न्यूटन लगता है, तो 100 माइनस 80 20 न्यूटन, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 से ज्यादा होगा, तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर चेंज आना किस रेट से, वो डिपेंड किस पे करता है? अनबैलेंस फोर्स पे। ओके, किस पे डिपेंड करता है? अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा अनबैलेंस, उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका हम ये जो स्टेटमेंट है उसको हम सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स इज, जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गया। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो किस पर है? मोमेंटम पर है। किस पर है? मोमेंटम पर। फर्स्ट लॉ किस पर था? इनर्शिया पर था। तो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को बराबर याद कर लो और समझ लो कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है, जिस रेट से चेंज आता है, वो किस पर प्रोपोर्शनल है, किस पर डिपेंडेंट है? अनबैलेंस फोर्स, यानी फोर्स पर। ओके,
तो इतना आप याद रखोगे तो स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। ओके, अब इसको हम प्रूव करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए को एक स्टेटमेंट से हम प्रूव करेंगे। ध्यान से देखना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, क्लियर? ध्यान से देखो, ये एक सरफेस है जहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। ओके, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u। अब ये ऑब्जेक्ट पर मान लो कि किसी ने फोर्स लगाया, तो सीधी बात है कि ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मास तो m ही रहेगा, यानी यहां पर वो 10 kg का था तो यहां पर भी 10 kg का ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। अब आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूं यहां से। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ध्यान से देखना, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ध्यान से देखना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा। चेंज की जब भी बात आती है तब हम माइनस करते हैं, आपको याद होगा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के लिए था। तो जब भी चेंज आता है तब हम माइनस करते हैं, पर यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी नहीं है, मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आप ध्यान से देखो, फाइनल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इसको मैं पी आई लिख रहा हूं। P किसके लिए है? मोमेंटम के लिए। I किसके लिए है? इनिशियल। तो पी आई का मतलब क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो कितना है? m, और वेलोसिटी कितना है? u। तो mu हो गया। यानी ये क्या हो गया? पी आई का मतलब क्या होता है? P यानी मोमेंटम, I यानी इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? पी आई। इनिशियल मोमेंटम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? पी आई। और m यानी मास और वेलोसिटी कितना है? u। तो mu हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम, उसको हम क्या लिखेंगे? पी एफ। p यानी मोमेंटम, f यानी फाइनल। तो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? m, वेलोसिटी कितना है? v। तो pf क्या हो गया? mv। तो यहां पर हम लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम यानी pf और इनिशियल मोमेंटम यानी pi। तो ध्यान से देखना, यहां पर इज इक्वल टू नहीं चलता है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो क्या होगा? pf की वैल्यू mv माइनस pi की वैल्यू mu। ओके, अब आप ध्यान से देखना, m कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा? v माइनस u। तो इतनी चीज आपको पहले समझ लेनी है। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे? पी एफ। पी किसके लिए? मोमेंटम के लिए। एफ किसके लिए? फाइनल के लिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी यू लिखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है? चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था? चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैंने क्या लिख दिया? रेट। रेट यानी कितने टाइम से। तो अगर मैंने रेट वर्ड ऐड किया है तो मुझे यहां पर नीचे टी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उतने टाइम से होता है। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने सिर्फ लिखा था चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट लिखने के बाद नीचे क्या आ गया? टी आ गया। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था? यही लिखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये हमने लिखा था। ये क्या है? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट था? कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट,
कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है, जितने रेट से आता है, वो किस पर डिपेंडेंट है? फोर्स पर डिपेंडेंट है। तो ध्यान से देखो, फोर्स इज डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने यहाँ पे निकाल लिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, ये होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह पर ये लिखेंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी। लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इसको निकाल रहा हूं मैं। तो एफ इज डायरेक्टली एम। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, v माइनस यू अपन टी। v माइनस यू अपन टी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे ये डायरेक्ट, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, उसके लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, और कांस्टेंट में हम क्या लेंगे? k, और ये एम ए। तो k क्या है? k कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। क्यों हमने कांस्टेंट का यूज किया? तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये k की वैल्यू न्यूटन ने कितनी बताई है? k इज इक्वल टू 1। न्यूटन ने k की वैल्यू को फाइंड किया है। अच्छा, कैसे फाइंड किया है, इसका कैलकुलेशन क्या है, उसमें हमें नहीं जाना है। तो k की वैल्यू को आप क्या लोगे? 1। तो ध्यान से देखो, f इज इक्वल टू k की वैल्यू को 1 इज इक्वल टू एम ए। सो f इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया फोर्स का फॉर्मूला, जो क्या है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए। तो इस वीडियो के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट थियरी को देखा है। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी कंफ्यूजन रहेगा। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो लॉ ऑफ मोमेंटम बोला गया है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर चेंज कितनी रेट से आता है वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे। तो हमने क्या लिखा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, एक बार वापिस, तो ये तो थियरी प्रूव हो गया, लेकिन 2 वर्ड में आपको वापस क्लियर करवा दूं, पी आई एंड पी एफ। पी आई को क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम। क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम। और पी एफ को हम क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम यानी पी एफ माइनस पी आई। अच्छा, पी यानी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर एफ है तो फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी यानी एम, और आई यानी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? यू। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। लेकिन अगर इसके आगे मैं रेट लगाऊं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मुझे नीचे क्या लगाना पड़ेगा? टी लगाना पड़ेगा, और यहां से m कॉमन निकल जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। फिर हम डायरेक्ट कौन से फॉर्मूला पर आ गए? ये फॉर्मूला पर आ गए कि f इज डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज v माइनस यू अपॉन टी, और इसकी वैल्यू को हमने क्या लिया? a। आपको पता है मोशन में हमने सीखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इस डायरेक्ट इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट क्या लिया? k, और k की वैल्यू न्यूटन ने कितनी बताई है? 1। तो k की जगह पर आप 1 लगा लो, तो f इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमें प्रूव करना था न्यूटन के सेकेंड लॉ की हेल्प से, f इज इक्वल टू एम ए। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे, 2-3-4 बार देखना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हमने प्रूव किया f इज इक्वल टू एम ए।